बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल आशार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन फिर से वही हलचल दोबारा शुरू हुई है और आज के दिन फिर से नंबर दोबारा पूरे करने की बातें हुई। आज जो 190 मिलियन पाउंड का केस था उसमें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या इस पूरे अमल में आपको मौलाना के ऊपर एतमाद है। तो उन्होंने कहा जी मैं कुछ कह नहीं सकता। तो पूछा गया कि क्या उनके बारे में आप पोजीशन क्लियर करके बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी कि अगर वो जमहूरियत का साथ देते हैं तो अच्छा है। जमहूरियत के लिए तमाम जमातों को, सियासी जमातों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। तो आज के दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब से एक मुलाकात वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की भी हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब उस मुलाकात के बाद जो है वो सियासी मसरूफियात जो हैं वो तर्क करके वो मुल्तान के लिए रवाना हो गए। लेकिन आज ही के दिन जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है उसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ था। आज के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौजीहात तलब की कि अब तक आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाया, आपकी मुद्दत जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है और अगर ये इलेक्शन नहीं होते तो हम तो ये फैसला कर सकते हैं कि आपकी पार्टी जो है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मुअत्तल कर दी जाए और जो आपका इंतखाबी निशान है उसको वापस ले लिया जाए। तो इस ज़मन के अंदर उन्होंने कहा जी हमें मोहलत दे दें, हमारे तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल के इलेक्शन हो चुके हैं और हमारे जो सूबाई सतह के और वफाक की सतह का है वो इलेक्शन अभी होना है। 19 तारीख को हमारा पंजाब का है, फिर उसके बाद KP का है, फिर सिंध का, फिर बलोचिस्तान का, फिर उसके बाद वफाक का हो जाएगा। पूछा गया कि कितनी मोहलत दी जाए तो कहा गया कि जी 60 दिन की मोहलत दे दें। तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि 60 दिन तो बहुत ज़्यादा है, देखते हैं कि मोहलत आपको देनी है या नहीं देनी। फैसला महफूज हो चुका है और अभी ये फैसला आना है और अगर ये फैसला आ गया तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला फैसला होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन वक्त पे ना करवाने की वजह से उनकी जो पार्टी थी उसकी रजिस्ट्रेशन जो थी वो कैंसिल कर दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। ये भी मामला चल रहा है। दूसरी तरफ अब ये मुसव्विदे को लेकर, ड्राफ्ट को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। आज ही के दिन 92 न्यूज़ पे ही गुफ्तगू करते हुए हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जब मुसव्विदा मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास पहुंचा, किसी एक शिक से भी इत्तफाक मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं किया, किसी एक शिक से 54 शिकें थी। अब इस ज़मन के अंदर उस मुसव्विदे के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान की राय क्या है वो पहले सुनते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात करने के बाद जो मौक़िफ़ अपनाया था उसको ज़रा सुने, फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी राय आपको सुनाऊंगा। इस वक्त तो हमने उनका मुसव्वदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसव्वदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था, जो किसी को प्रोवाइड किया गया किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था। लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी ख़यानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ कर लेते। अगर हम इस पे साथ दें तो कौम की अमानत में खयानत होगी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा। उन्होंने कहा जी कि वो तो अब मुसव्विदे से इनकारी हो गए कि हमारा मुसव्विदा नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया था जिसका हमने मुतालिया किया वो क्या था। तो ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की राय। राना साहब, ये जो खिचड़ी पक रही है इस खिचड़ी में से निकलेगा क्या, क्या ये नीचे लगेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। खिचड़ी ये वाहद खिचड़ी है जो पकी भी नहीं और जिस देग में ये रखी हुई थी ना नीचे से वो सारी देग जल गई। अच्छा, नहीं, देग जल गई सारी। अच्छा, खिचड़ी इतनी कड़वी हो गई कि कोई शख्स भी इसे चखने के लिए तैयार नहीं है, नवाज शरीफ समेत। मैं आज आपको खबर दूं एक। जी जी। नवाज शरीफ साहब जब इस्लामाबाद पहुंचे ना तो नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि आप 3 लोगों को फ़ोन करें। मियाँ साहब ने उन 3 में से जब 2 को फ़ोन किया तो 2 लोगों को फ़ोन पे बात हो गई। तो उन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि जनाब हमारे आपसे एक पुराने मुनासब हैं, तल्लकात हैं, तो मेहरबानी करें इसकी हमायत करें आप। ये अभी आगाज़ है, जब मियाँ साहब को अभी सारी चीज़ों का पता नहीं था। तो उन्होंने कहा जी आप मसवदा तो हमें भेज दें, ड्राफ्ट तो हमें भेजें। तो आगे से क्या मेरे को लाएगा तो तुम भेजांगा ना। तो ये वो खिचड़ी अभी तकसीम ही करनी थी। ये वाहद खिचड़ी की देख थी जो इन्होंने कहा कि ख़त्म होने के बाद भी जब लोग चले जाएंगे फिर तकसीम करेंगे, जब दुआएं खैर हो जाएगी। तो ना दुआएं खैर हुई तो ना ख़त्म हुआ, लेकिन खिचड़ी इतनी जल गई, इतनी पक गई कि खिचड़ी इतनी कड़वी हो गई
कि मौलाना साहब क्या, मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या, अब सब के सब जो हैं उस खिचड़ी को खाने से इंकारी हैं। लेकिन आज जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बाहर से खिताब करते हुए कहा कि ये सारा कुछ मियाँ नवाज शरीफ साहब की कंसेंसस से हुआ है, तो वो क्या था? आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक जगह ये भी कहा था आज से 2-3 दिन पहले कि अभी मेरे पास मसवदा नहीं है, कहा था ना। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हुआ है, मैं एक बात कह रहा हूँ, तो इनको लाजमी गाले फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब को भी पता होगा। ऐसा ही पता होगा ना, फिर क्यों कहा फिर उन्होंने? ऑन रिकॉर्ड है ये जो मसवदा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि मेरे पास लेट आया, उन्होंने कहा है ना, और जो उनके पास आया वो मौलाना साहब के पास नहीं था, जो मौलाना साहब के पास था उनके पास नहीं था, फिर किस किस के पास था? क्या कौमी असम्बली के अरकान असम्बली के पास था? आज सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने गिला किया कि जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आप ये चीज़ें हमें देते, हमसे राय लेते, हमसे मशावरत करते, हालांकि उनके ग्रुप के हैं वो, तो कोई मसला नहीं था। बात बड़ी सिंपल सी है यासर साहब, ये आप आज के दिन इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस बात को लिख लीजिएगा कागज़ पर कि अब गेम ख़त्म हो गई इस मसवदे के हवाले से। अब अगर कोई आईनी तरमीम आएगी तो तब्दील शुदा आईनी तरमीम आएगी, अगर वो आईनी तरमीम आएगी तो वह सब की रजामंदी से आएगी, और अगर आईनी तरमीम आएगी तो उसमें बहुत से लोगों की तमन्नाएं, बहुत से लोगों की ख्वाहिशात जो हैं वो उसके मुताबिक नहीं होगी। मैं बराबर, अगर मियाँ नवाज शरीफ की ये मर्जी से बनी है तो फिर अफसोस होगा उनके बयानिए पर भी, और अगर, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक तो उनको भी नहीं पता। मेरी जो इतला है, वैसे गर्दिश तो यही कर रही है कि मेरी जो इतला है उनको भी पता। उनको ये पता था, मैंने एक बड़े सीनियर शख्स से पूछा, मैं कहा जी ये आज मंजूर हो जाएगी, सॉरी एक दिन पहले पूछा कि ये क्या मंजूर हो जाएगी या पेश होगी? उन्होंने कहा अगर तो मियाँ नवाज शरीफ चले गए तो इसका मतलब होगा कि स्कोर पूरा है। मैंने कहा उस आईनी तरमीम का क्या मियाँ नवाज शरीफ को पता है? तो उन्होंने मुझे, उस शख्स ने कहा जो बड़ा ही काबिल एतबार शख्स है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ साहब को नहीं पता, उनको वहाँ जाके वो पढ़ाई जाएगी, ये लफ्ज़ कहा गया। और जब मियाँ साहब वहाँ पहुँचे तो गिनती कहाँ पूरी होनी थी। आपको बताया कि लोगों को तो वाशरूम में नहीं जाने दिया गया, तो रुक जाओ वाशरूम से कहीं निकल ना जाए, लेकिन बहुत से लोग निकल गए थे। अगर ये दुआएं दें मौलाना साहब को कि अगर वहाँ पे वोटिंग हो जाती तो यासर साहब मैं आपको लिख के देता हूँ, हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं रहना। बाद में सर पकड़ के बैठे होते हैं कि ये हमने ही मंजूर करवाई। तो ये बहुत बुरा होना था जिसके आप सोच नहीं सकते। और हुकूमत खुद भी, हुकूमत के अंदर से कुछ लोग चाहते थे कि देखें ये नहीं होता, कुछ बहुत से लोग बैठे होते हैं, बाज़मीर भी, सारे बाज़मीर हैं जी, हम तो यही कहेंगे, बहुत से लोग ऐसे बैठे होते हैं जो आइन और कानून से हट के बात करना ही नहीं चाहते। बहुत से लोग होते हैं जो जी हजूरी करते हैं। तो ऐसी चीज़ें तो चलती हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, आज रहती रुती कसर मौलाना साहब ने निकाल दिया। यार आज का मौलाना साहब का जो बयान है, उन्होंने कहा मुकम्मल इरादे, उन्होंने कहा एक पर भी हमें इस पे नहीं है। अहमदुल्ला साहब तो एक आपने उनकी तो कहा ना, वो तो एक अलग बात है, जब मौलाना साहब कह गए हैं तो अब इसका मतलब है 1 से लेकर 51 तक या 41 तक या 61 तक, 54 तक या 54 तक, जहां तक भी ये है, या टोटल चेंज करेंगे या कोई ऐसी चीज़। अच्छा मुझे समझ नहीं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब की मैंने पूरी गुफ्तगू सुनी है, पूरी तो उनकी तकरीर सुनी है, उनकी यूनियन, उनके ग्रुप के थे, लेकिन ये किसी ने बताया कि किस किस ने बाइकआउट किया है, किस किस ने एक नई प्रेस रिलीज जारी की है, अली अहमद कुर्द साहब ने क्या कह दिया, मुनीर मलिक साहब ने क्या कह दिया, बलोचिस्तान की जितनी बार्स हैं उन्होंने क्या कह दिया, बाकी जगहों से क्या है। भाई इस पे तो बड़ा मसला हो गया है, बड़ी क्लियर सी चीज़ है। कभी भी आइन में तब्दीली जो होती है ना, वो आपको डिस्कशन के बगैर तो हो नहीं सकती। यार हुई है डिस्कशन, हुई है 3 बंदों में हुई है। अच्छा ठीक है, 3 में हुई है, और तीनों में से 2 को पता था क्या है, अच्छा एक को ये भी नहीं पता था, एक सारी हालात आ रहा है। मैं राना साहब आपकी वो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी भी है एक, लेकिन इसी बीच में वो डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमें ज्वाइन कर चुकी हुई हैं, तो उस पर मज़ीद बात कर लेंगे। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा बात यहाँ पे हो रही है कि
बहुत सारे लोग बना लिए गए थे, लेकिन मौलाना जो हैं, मौलाना स्टैंड ले गए जिसकी वजह से तमाम लोगों की इज्जत रह गई। अब मौलाना का स्टैंड कब तक देख रही हैं? क्योंकि आज मानिए पीटीआई ने तो ये कहा कि अगर वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है, तो खड़े रहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी यासिर साहब। बात यह है कि वक्त जो है ना, हर चीज़ इम्तिहान वक्त ले लेता है। मौलाना साहब ने अभी तक मैदान मार लिया हुआ है और उन्होंने कुछ नून लीग की इज्जत भी बचा ली। जो अभी राना साहब कह रहे थे कि काउंटिंग नहीं हुई, अगर काउंटिंग होती तो फिर तो जो लंका रह गई थी वो भी ढह जाती। लेकिन मसला ये है कि ये जो पाकिस्तान को हमने गुड्डी गुड्डी का खेल बनाया हुआ है, एक कठपुतलियों का तमाशा है, जो कठपुतली हिलाने वाले ऊपर से बैठ के हिलाते हैं अपने मफाद के लिए। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का मफाद और बाकी 24 करोड़ अवाम जाएं खड्डे में। तो ये जो बातें हैं ना, हमें तो बहुत तकलीफ देती हैं। इस किस्म की आप सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये किस किस्म का ड्रामा इन्होंने रचाया हुआ है। तो मौलाना साहब तो देखिए, मौलाना साहब बहुत जीरक सियासतदान है। मैं तो जाती तौर पे उनकी बड़ी इस हवाले से बहुत मुतक़िद हूं कि बड़ी गहराई है उनमें। लेकिन मौलाना साहब का किरदार, मौलाना साहब उसको किस तरह आगे लेके चलते हैं वो वक्त बताएगा। देखिए, मैं आज सुबह भी सोच रही थी, एक जस्टिस मुनीर साहब थे जिनका बड़ा चर्चा होता है, जिन्होंने मौलवी तमीजुद्दीन केस में जो थी नेसेसिटी, नजरिया जरूरत, जिन्होंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया। आपको आज तक कोई ऐसा बंदा मिला है जिसने कहा हो कि जस्टिस मुनीर मेरे नाना थे, मेरे दादा थे, मेरे बाप थे? ना, तोबा तोबा, ऐसे लोगों से कोई अपनी मुंसलिक नहीं होना चाहता। तो ये जो 2 दिन 4 दिन की चांदनी लोग लेके आते हैं कि आज जी ये वजीर आजम है, आज ये लॉ मिनिस्टर है, आज ये चीफ जस्टिस है, बड़ा उनकी तूती बोलती है, बड़ा उनका शोर शराबा होता है, वो इस तरह बिहेव करते हैं जिस तरह ताकत सारी उनके पास है। और फिर जब ओहदा चला जाता है, फिर उनकी क्या वक़्त होती है, क्या उनकी इज्जत होती है। अब मैं आपको याया खान या उससे पहले वालों से शुरू करके बता दूं, या अभी वाले जनरल मुशर्रफ का जिक्र कर दूं, या जो अभी मैंने जस्टिस मुनीर साहब का जिक्र किया, और इस तरह के हजारों लोग हैं जिनका मैं अपने गुलाम मोहम्मद साहब थे, नाज़िमुद्दीन डॉक्टर साहिबा सवाल राना साहब, कोई इनको इज्जत के नाम से याद करता है तो ये सब खत्म हो जाएंगे। इन लोगों की कोई वक़्त नहीं है जो अपने जाती मफाद को मुल्की मफाद के ऊपर रखते हैं। ये वाले लोग अब आउटमोडेड हो गए। एटलीस्ट मैं अपनी जाती हैसियत में इन लोगों को किसी किस्म का इस वैल्यू नहीं देती कि ये, क्योंकि इनका सारा जात है। सिर्फ ये बताइएगा कि अभी जो आप कह रही हैं कि जीरक सियासतदान है, गहराई के अंदर है मौलाना फजलुर रहमान साहब, माजी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मौक़िफ़ जो मौलाना के लिए अपनाया जाता रहा, या मौलाना ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपनाया, अब आके दोनों के नज़रियात एक हैं, यानी आप भी उसी स्टैंड पे वो भी हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जीरक सियासतदान वाला जो टैग है, ये कब तक उन पे लगा रहेगा, ये तब्दील नहीं होगा? देखिए, बात सुने, वक्त मैंने आपको पहले कहा, हर चीज का इम्तिहान होता है। आज वो है, कल तो नहीं थे, क्योंकि कल तक जो जिस तरह से वो ओहदे लेते थे, जब भी उनको कोई ओहदा ऑफर किया, कश्मीर कमेटी के कितनी दिहाइयों से वो चेयरमैन थे, कश्मीर कमेटी ने क्या किया वो एक और कहानी है। उसके अलावा गवर्नर केपी, गवर्नर बलोचिस्तान, चीफ मिनिस्टर, ये सारे ओहदे उनके घर आते थे और वो उनको लेते थे। इस दफा मौलाना साहब ने कुछ बदले अपने पिछले उतारे हैं। जो पीडीएम वालों ने उनसे इधर धरना करवा के अपने नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा और अपनी फिर वादे वही जो किए थे वो पूरे नहीं किए, तो अपने जरदारी साहब उनको बंदूक गिफ्ट में दे के आए थे ना। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बंदूक जो थी वो नून लीग के लिए थी। अब ये तो वल्लाह आलम या जरदारी साहब जानते होंगे या मौलाना साहब जानते होंगे, लेकिन बात ये है कि ये वक्त बताएगा कि मौलाना साहब दूरअंदेश इतने हैं कि उनको नजर आ रहा है कि अब पाकिस्तान की अवाम वो पिछली वाली अवाम नहीं रही। अब अवाम जिस तराजू में तोल रहे हैं, जिन्होंने दूसरी दफा तहरीके इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत दी है, और मौलाना साहब का सबसे बड़ा जो बेस है वो खैबर पख्तूनख्वा है।
कुछ बलोचिस्तान है, लेकिन बलोचिस्तान में आपको पता है कि किसी और की हमेशा हुकूमत होती है, तो मौलाना साहब अपना हिस्सा ले लेते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना साहब अपना क्या देखते हैं, दूर अंदेश है, नजर आता है। हम जैसे नए लोगों को नजर आ रहा है, तो मौलाना साहब को तो मैंने कहा बहुत गहरे सियासतदान है, उनको तो नजर आ रहा होगा कि आगे अगली दफा उन्होंने किस तरह वोट लेने, क्योंकि इस 2018 के इलेक्शन में और फिर 2024 के इलेक्शन में मौलाना साहब तो वाइप आउट हो गए, फिर फॉर्म 47 के थ्रू जो कुछ हुआ। तो ये उनको नजर आ रहा है, उनको अपनी मकबूलियत नजर आ रही है, उन्होंने अपनी जमात को आगे लेके जाना है, तो उनको कुछ अपने जो स्ट्रैटेजी है, जो टैक्टिक्स है, वो बदलने पड़ेंगे, बदले हैं उन्होंने। अब आगे देखते हैं क्या होता है, तो वक्त बताएगा, हम भी इंतजार करते हैं। ये तमाशा तो लगा ही हुआ है 77 साल से, तो थोड़ा अरसा और देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, तमाशा तो लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, और ये तमाशा अब ख़त्म होने वाला भी है। एक तो ये बता दिए कि लाहौर के जलसा लाहौर का हो रहा है या नई तारीख कल दी जाएगी? देखिए जी, लोगों की पकड़ धकड़ शुरू है। हमारे जितने लोग थे जो मोबिलाइज करने वाले थे, उनके घरों में पुलिस आके दीवान साहब को उठा लिया, किसी उसको अली वड़ाइच को उठा लिया, जो जो उनको नजर आया उसको उठा के ले गए। और ये उठने के जो कहानियां हैं, तो किस किस को उठाएंगे? 24 करोड़ अवाम को उठाएंगे, 12 करोड़ अवाम को उठाएंगे, किस किस को उठाएंगे? तो ये आपने देखा था कि अब तहरीके इंसाफ के जो जलसे होते हैं वो लीडरलेस होते हैं, कोई हो ना हो, इमरान खान के नाम पे होते हैं, इमरान खान की ललकार पे होते हैं, और अवाम निकलती है लब्बैक कह के। तो ये वही कठपुतलियों का तमाशा अब नहीं चलने वाला। जिस दिन खान साहब कहेंगे, लोग निकलेंगे, भले कंटेनर लगाएं, भले आईजी पुलिस सड़क पे आए, जो खान साहब ने 21 तारीख का तो कह दिया हुआ है ना, खान साहब देंगे 21 तारीख। जी मुझे पता है 21 तारीख का कहा हुआ है। 21 तारीख हम तो पूरी तरह तैयार हैं, और हम भी निकलेंगे और लोग भी निकलेंगे। बाकी अगर कोई चेंज हुआ तो वो देखा जाएगा। आपको इजाजत तो मिल जाए, लेकिन लोग तैयार हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे सुबह शाम मैसेज आ रहे होते हैं लोगों के, और लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और लोग खुद हो रहे हैं, किसी को उनको मोबिलाइज करने की जरूरत नहीं है। लोग खुद तैयार हैं, क्योंकि लोग गुस्से में हैं, लोगों का हक खा रहे हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहां गरीब से लेके अमीर को दिया जाता है। ये उल्टा रॉबिन हुड है। यहाँ पे रॉबिन हुड का नाम हम सब ने सुना हुआ है, वो अमीर से लेके गरीब को देता था। यहाँ पर पूरी हुकूमत गरीब का खून चूस के, उसकी बोटियां नोच के अपने मनपसंद जो अमीर हैं उनको देते हैं। डॉक्टर साहिबा, अगर देखा जाए, आपको लाहौर में जलसे की इजाज़त तो है, वो तो अभी नहीं मिल रही, और कराची में भी जो है जस्टिस यूसुफ साहब, उन्होंने भी पूछा कि वो मीटिंग ऑफ मिनट्स दिखा दें कि जिसके अंदर दहशतगर्दी के ख़तरात थे, उधर की इजाज़त का भी अभी मालूम नहीं। तो जब इजाज़त नहीं होगी तो क्या जलसा होगा या फिर उसे कैंसिल कर दिया जाएगा? देखिए जी, इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ना तो मैं कोर कमेटी में हूं, ना मैं खान साहब की फोकल पर्सन हूं। मैंने आपको ये कह दिया, जो खान साहब कहेंगे। अगर पिछली दफा भी खान साहब ने जब इजाजत नहीं मिली थी, फिर उन्होंने एक दफा मौखर कर दिया, अगली दफा उन्होंने कहा था मिलती है नहीं मिले हम करेंगे। तो अब खान साहब अभी हमारे लिए तो अभी 21 तारीख को जलसा हो रहा है। अगर खान साहब ने कोई उसके डिफरिंग बात कही तो हम वो भी करेंगे, और अवाम करने वाली है। हम तो जो अपना काम है वो साथ करते हैं, मगर ये कि ये इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमारे आपके जो आप कहते हैं कि हमारे एमएनए हैं जो गायब थे, वो आ गए हैं? सुन तो यही रहे, मैंने खुद YouTube पे 2-3 की वो देखी हैं वीडियोस, और किसी ने बयाने हल्फी दिया हुआ है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे बच्चे उठाए गए, मेरी घरवाली खातून उठाई गई। तो इस किस्म की कहानियां तो ये देखें, कोई नई कहानी तो है नहीं। बहुत अफसोसनाक है, बहुत शर्मिंदा होता है इंसान इस तरह की कहानियां देख के। और ये बस मैंने आपको पहले ही कह दिया था, कठपुतलियों का तमाशा है, और अफसोस से हम देखते हैं। मगर हर चीज, हर अरूज को जवाल है, ये बात ये याद रखें जो कठपुतलियां हिलाते हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या ये वफादारियां जो हैं, जो वीडियोस की सूरत में मंजर आम पे आई हैं, क्या ये वफादारियां बताने या जताने से साबित हो जाती हैं या वो निभाना पड़ती हैं? अब तो जी अवाम इतनी ज्यादा समझदार हो चुकी है कि वो एक एक बंदे को यूं तराजू में तोलती है। मैं अडियाला हम गए हुए थे, वहां एक साहिब मुझे मिले, पुराने PTI के थे।
तो उनसे मैंने 2 मिनट बात कर ली। तो जैसे ही वो साइड पे हुए, 2-3 वर्कर्स ने मुझे आके पकड़ लिया। उन्होंने कहा, मैडम आपने इनसे क्यों बात की, ये तो पार्टी छोड़ के चले गए थे। यानी हमें पता हो ना हो, वर्कर को एक एक बंदे का पता है। उसके बाद मैं एक और दफा गई, मेरे साथ 2 खवातीन थी, उनमें से एक खातून का किसी ने कहा ये खातून तो छोड़। तो लोग अब एक एक बंदे का नाम याद रखते हैं, एक एक बंदे की शक्ल जानते हैं जो पार्टी छोड़ के गए, जिन्होंने पार्टी के साथ ज्यादती की। और आपने देख ही लिया कि जनरल इलेक्शन में क्या हशर हुआ उन लोगों का जो पार्टियां बदल बदल के गए थे, और जिनका अभी फॉर्म 47 ने जिनको बचा लिया, उनका अगले इलेक्शन में आप देख लीजिएगा क्या हशर होगा। अपने शहर, अपने मोहल्ले में रहने के काबिल ये लोग नहीं है। हम भी उनको सलाम करने के रवादार नहीं होते, क्योंकि जब उनकी शक्ल देखते हैं तो हम सोचते तोबा तोबा, कैसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि सिर्फ असेंबली में कुर्सी लेने के लिए अपना जमीर, अपना सब कुछ बेच देते हैं। तो ऐसे लोगों से कौन मिलना चाहता है? तो इनका कोई डॉक्टर साहब उस रात केपी के जाने से पहले बहुत से सेनेटर और बहुत से एमएनए तो इस्लामाबाद में थे। केपी के जाने का हुक्म तो बाद में मिला ना कि हालात क्या होते हैं। तो जो आप लोग जब वहाँ पे थे तो आपके नोटिस में क्या है, कितने नून लीग के ऐसे एमएनए थे जिनकी तलाश जारी थी कि वो इजलास से गायब हो गए? देखिए जी, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं तो सोशल मीडिया से ही देखती हूँ। मैंने सुना था कोई 3 लोग थे, लेकिन सेनेटर 3 थे, उसके अलावा नून लीग के एमएनए का मुझे नहीं पता। आप सबसे बेहतर जानते हैं राणा साहब, सारी खबरें तो आपके पास होती हैं, हम तो आपको देखते हैं। मैं तो इसलिए आप बेहतर बताएं। नहीं, आप वहां पे थी ना। चले, नून लीग के सेनेटर कौन से थे? 3 नहीं, नाम भी मुझे पता। मुझे पता है कि कोई 3 थे जिन्होंने अपने फोन बंद कर लिए थे। जब इन्होंने मुसवदा नहीं दिखाया तो उन्होंने, वो लॉज आ गए, उन्होंने कहा हम भी जा रहे हैं, नहीं दिखाते तो फिर ठीक है, तो उन्होंने अपने फोन बंद कर लिए थे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कंफर्म हो सका कि मुसवदा कितनी इकसाम का था? अभी तक तो 2 इकसाम मंजरे आम पे आई हैं, क्या उससे ज्यादा भी थी? जी जी, देखिए जी, एक मुसवदा मेरे पास भी आया, वो 29 पेज का था, जिसमें 52 अमेंडमेंट्स थी और होशरुबा किस्म का मुसवदा था। मतलब वो तो कोई किसी और मुल्क के लिए नया आइन लिखा हुआ था तकरीबन। और अदलिया के ऊपर जो बंदूक, जो लोग कह रहे थे कि जरदारी साहब ने नून लीग पे रखी थी, वो वाली बंदूक अदलिया की तरफ डायरेक्टेड थी। तो बहरहाल इस मुल्क में इंसाफ की जरूरत है। इस मुल्क में इस बात की जरूरत है कि अदलिया अपने गिरेबान में झांके, लेकिन अदलिया के मसाइल लोअर कोर्ट्स में ज्यादा हैं। सीनियर सुप्रीम कोर्ट में हजारों की तादाद में केसेस हैं, लोअर कोर्ट्स में तो लाखों की तादाद में केसेस हैं। तो अगर आजम नजीर तारड़ साहब और वो जिन्होंने ये मुसवदा बनवाया, वो ये धूल हमारी आंखों में झोंक रहे हैं कि हमने अदलिया को ठीक करने के लिए बनाया, तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि लोग जानते हैं कि साइल लोअर कोर्ट्स में जलील होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट तक तो कौन पहुंचता है? सुप्रीम कोर्ट तक तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तो जब तक लोअर कोर्ट्स को ठीक नहीं किया जाएगा, जब तक जजेस जो इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं और उससे बड़े बड़े मराआत लेते हैं और उससे बड़ी बड़ी अपनी पेंशन्स लेते हैं, और फिर ताहयात उनको चीफ जस्टिस को बड़े बड़े नौकर और पता नहीं क्या कुछ मिलता है, गैस, बिजली, टेलीफोन, गाड़ियां, पेट्रोल फ्री, तो वो करते क्या हैं? वो अवाम के लिए क्या करते हैं? तो मैं तो खुद पर्सनली एक बिल लेके आ रही हूं सेनेट में कि ये जो ताहयात मराआत हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस और जो भी चीफ है हमारे मुल्क के, जो हमारे पे मुसल्लत किए जाते हैं, तो इनकी ये ताहयात मराआत तो खत्म होनी चाहिए। इनको सिर्फ जब तक ये सर्विस में हैं आप मराआत दें, जिस दिन सर्विस से हटे पेंशन दें, अपने घर बैठे। ये नौकर चाकर, ये अयाशियां, गरीब मुल्क है, खाने को इधर लोगों के पास रोटी नहीं है। इसमें एक इजाफा कर ले साथ इसमें इजाफा कर ले, ये जो एमएनए, एमपीए और बाकी लोग हैं, इनको जो पेट्रोल और टीए डीए दिए जाते हैं, ये तो आम के हिदमत गुजार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हिदमत गुजार जो है ना, साथ ये भी शामिल करें ना, हिदमत गुजार लेता नहीं, हिदमत गुजार देता है, ये भी खत्म कराएं। ये भी अपनी इस करारदाद में बिल्कुल खत्म कराएं। करारदाद नहीं जी, करारदादें तो 100 ले आए यहाँ। मैं बिल लेके आ रही हूँ, बिल लाए, उस बिल में ये भी रखे ना, करारदादों से क्या होता है? अवामी खादमों को खिदमत करने। बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर वो साहिबा। तो आप देखें ना जी, वो अफसरशाही है, वो खिदमत कहाँ करेंगे आपकी। ये खिदमत कहाँ पे करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर साहिबा इस हवाले से। अपने नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। अच्छा राना साहब, एक बात याद आई कि ये हो रहा है कि सारा कुछ ये एक नई आईनी अदालत बनेगी, क्योंकि पहले बातें हो रही थी जजेस तकसीम हो गए हैं, हमारी अदालतें तकसीम हो गई। वो मुझे ना एक वाक़या याद आया। कहते हैं जी कि एक सऊदी शहज़ादा ना चला गया लंदन में पढ़ने के लिए। तो पढ़ते हुए कोई 1 महीने के बाद वालिद साहब को ख़त लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि वालिद साहब, यहाँ पे लोग जो हैं बड़े मिलनसार हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन एक बड़ी बेचैनी है, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि जब मैं अपनी रेंज रोवर पे जाता हूँ ना यूनिवर्सिटी, तो मेरा जो अजीम उस्ताद है ना वो ट्रेन के ऊपर आता है, तो मेरे लिए ये शर्मिंदगी का मकाम है। तो वालिद साहब 10 दिनों बाद वापस फ़ोन करके कहते हैं कि बेटा इनके सामने शर्मिंदा नहीं होना, यूँ करो $10 मिलियन तुम्हें भिजवाएं, अपनी ट्रेन ले लो। तो इस तरह की सूरत हाल हमें यहाँ पे देखने को मिली है। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो रही है, इन्होंने कहा शर्मिंदा नहीं होना, एक नई अदालत बना लेते हैं और नई अदालत में नए जजेस होंगे। बात यह है कि बात आप बिल्कुल दोस्त, आईनी अदालत का कोई नहीं कह रहा कि आईनी अदालत ना बनाए, लेकिन आईनी अदालत किसके एंटर होगी? वो सुप्रीम कोर्ट के एंटर होगी ना यार। उसकी तैनाती का भी वही सिस्टम करो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है, जो हाई कोर्ट के जजेस का है, वही करो ना। अब आप मुझे एक बताएं कि जिस जज को रिटायर्ड जज, आप कहते हैं कि रिटायर्ड जज आईनी अदालत का सरबराह हो गया, यही है ना यार साहब। अब जिस रिटायर्ड जज को आप आईनी अदालत का सरबराह बनाएंगे और तो वो इख्तियार ज़्यादा दे देंगे और उसको कहेंगे जनाब, फिर वो फैसला तो वही करेगा ना माजरत से, जो फैसला आपकी मर्ज़ी का होता है। अदलिया को तो कम से कम न्यूट्रल रहने दें, अदलिया को छोड़ दें। अदलिया का ये आलम है कि अभी तक मुझे तो किसी तरफ से ये आवाज़ नहीं आई। आज 5 दिन हो गए हैं, 4 से 5 दिन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 8 जजेस का फैसला आए हुए, वजाहत पे फैसला आए हुए, लेकिन क्या उस पर अमल हुआ है? क्या किसी हुकूमती शख्सियत ने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इस पर अमल करें? क्या इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल किया है? क्या किसी ने अमल की तरफ कोई गया है? ये कहते तकसीम तो ये है कि आप जब अदारों को कहेंगे कि आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानना, तो ये बात है। क्या ये कभी हुआ? तो मैंने तो आज से पहले हिस्ट्री में ये नहीं देखा। सिर्फ ये कब से देख रहा हूं, जब इलेक्शन के लिए 90 दिन का टाइम था, अमल दरामद नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट बेबस हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है अगर अमल दरामद नहीं होता तो फिर भी काम खत्म है। फिर चाहे आप आईनी अदालत बनाए, फिर आईनी अदालत को कौन मानेगा? कौन मानेगा उस आईनी अदालत को, जब आप सुप्रीम कोर्ट जैसी एक सुप्रीम अदालत जो एक फैसला दे रही है, सीनियर 3 जजेस फैसला दे रहे हैं, आप उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं करा सके, तो फिर आप कौन सी नई अदालत? ये तो देखिए ना, हम अंदर से खराब कहां से हैं, कहां से खराब है। अब कल फैसला आना है उसका। यासर साहब, कितने दिन पहले यहां पे एक तो जो चीज महफूज होती है ना, वो मुझे नहीं पता महफूज होती है कि गैर महफूज होती है। अब आपका एक कानून मौजूद है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनते हैं, उनको इतने अरसे के अंदर अंदर फैसला देना होता है। अब यहां पर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कल फैसला देना है कि जनाब वो जहांगीरी साहब वाला कि वो क्या जनाब दुरुस्त क्या था, गलत क्या है, कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। तीनों हलकों की बात है। हालांकि वो 3 हल्के आप खोल दें तो आप देखें फिर क्या क्या खुलता है। पूरा इलेक्शन खुल जाएगा, सारा इलेक्शन खुल जाएगा। और सारे इलेक्शन को बचाने के लिए तो ये सारी गेम खेली जा रही है, ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो ये तो यासर चलता है यार। यासर, इस मुल्क का क्या हाल है? मैं आज आपको एक चीज़ बताऊँ, आप बताओ। मैं अभी देख रहा था, मैंने हमेशा ना सबसे ज़्यादा बतौर यूनियनिस्ट भी हमने बड़ी आवाज़ उठाई जिनसी हरासगी के हवाले से ना। तो एक दरखास्त ना देती हैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन है नुसरत जबी, वो एक दरखास्त देती है साबिक डीजी स्पेशल एजुकेशन जो कि 20वें स्केल के अफसर हैं, उनके खिलाफ दरखास्त दी जाती है और कहा जाता है कि जनाब कि शफात अली साहब जो हैं, ये कहाँ की असिस्टेंट डायरेक्टर है? ये लाहौर में जी। अच्छा, लाहौर। ये देखा ना, इसमें देखा नुसरत जबी साहब जो है, अब तो मुझे नहीं पता किस इदारे में है, ये देती हैं कि जनाब
कि मुझे हरासमेंट की गई है, करप्शन छुपाने और अहकाम के नोटिस पे बार फला फला जो भी है, मुख्तलिफ महकमों में रहे हैं। अब होता क्या है कि इनके ख़िलाफ़ कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिस पर ये सारा काम चल रहा होता है। अब उस पर जब डीजी साहब वो करते हैं, शहबाज साहब जो जब इस पर करते हैं बाकायदा इस पर इंक्वायरी शुरू होती है। इंक्वायरी भी वही कर रहे हैं? नहीं, उसके बाद शफात अली साहब है ना, इंक्वायरी वो नहीं करते, मुख्तलिफ महकमों को इंक्वायरी के लिए भेजते हैं। फिर आखिरकार ये एप्लीकेशन चली जाती है गवर्नर साहब के पास। अच्छा, जब गवर्नर साहब के पास ये एप्लीकेशन जाती है तो गवर्नर साहब जो है वो इसकी इंक्वायरी होती है ना, एक आखिरी स्टेज, वो सारे ये डॉक्यूमेंट्स हमारे चल रहे हैं, उस पर वो फैसला करते हैं कि ये जो हरासमेंट की, जिनसी हरासगी की दरखास्त है, ये झूठ पर मबनी है। अच्छा, वो उस खातून की तरफ से? खातून। अब मुझे बताएं, यहाँ पर खातून एक एप्लीकेशन दे दीजिए, मेरे साथ ऐसा नहीं ऐसा हुआ है। अब वो 20वें ग्रेड का ऑफिसर, जब आप उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन देंगे और उस एप्लीकेशन पर जाकर दरादर होना शुरू हो जाएगा, इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा? जब तक वो बेगुनाह नहीं होता, आप वो 1000 दफा अपने घर में कह दे, 1000 दफा माशरे में ये बात कह दे, लेकिन कोई मानेगा बात, कोई सुनने के लिए तैयार होगा? आखिरकार गवर्नर पंजाब जो है, जब इनके पास जाती है आखिरी, उन्होंने उस पर सून असिस्टेंट जो डायरेक्टर थी नुसरत हुसैन ने ना तो हरासमेंट का कुछ सबूत पेश किया, लिखा उसमें उन्होंने सबूत पेश कर सकी, और ना ही अपील में उठाए गए सवालात का हाथ ख्वाह जवाब दे सकी। रिकॉर्ड मुलादा करने पर खातून असिस्टेंट डायरेक्टर नुसरत जबीन की हरासमेंट की दरखास्त में जाल साजी करके टेम्परिंग और माजी में की गई पेट्रोल के सैकड़ों लीटर की करप्शन सामने आ गई। ये लिखा हुआ उसमें, मतलब जिसने करप्शन की उस औरत ने, ये उसमें लिखा, ये हम नहीं कह रहे, ये लिखा हुआ है, उसने जो करप्शन की, टेम्परिंग की, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नर पंजाब साहब की जो पूरी एक जामिया रिपोर्ट है जो हमारे पास चल रही है, उस पर आता है कि यहाँ पर जिस मुल्क में ये हो जाए कि जो आपको बंदा रोके कि आपने ये गलत किया है, आप गलत कर रही हैं, तो उस पर फौरी तौर पर हरासमेंट की, जिनसे हरास की कि आप एप्लीकेशन दे दें। अच्छा, उस एप्लीकेशन का फैसला अगर तो टाइम पे हो गया फौरी तो फिर तो ठीक है, तो नहीं तो वो जाता, नहीं तो वो बंदा बेचारा जो है वो अपनी वजाहतें दे दे के मर जाएगा। और वो शख्स जो है उसके मुतल्लक जो पता चला है, जो इंफॉर्मेशन मिली है कि वो इतना डेड ऑनेस्ट आदमी है, इतना डेड ऑनेस्ट आदमी है कि कहते हैं कि वो अपनी फैमिली का भी कोई उसका बंदा आ जाए किसी काम के लिए तो वो कहता नहीं भाई मेरिट से हट के मैंने काम नहीं करना। तो उसका जुर्म यह हुआ कि उसने इंक्वायरी की, पहले चेक करवाया, इंक्वायरी करे भाई ये पेट्रोल कहाँ जा रहा है, ये फलानी चीज़ें कहाँ जा रही हैं, फलानी चीज़ें कहाँ जा रही हैं, तो ये इल्ज़ाम लग गया। अब गवर्नर पंजाब साहब ने उस पर बड़ा सख्त एक्शन लिया है, उस पर पूरी एक बना के रिपोर्ट दी है, ये काफ़ी पेजेस की रिपोर्ट है, और उस पर उन्होंने लिख दिया है, वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जनाब ये तो कोई सबूत पेश नहीं कर सकी, और वो जो जिन पे इल्ज़ाम लगा वो एक डेड ऑनेस्ट ऑफिसर है 20वें ग्रेड के, और उन्हें अब वो बाइज़्ज़त तौर पे भरी हुई अखबारात में तो खबरें छपी, लेकिन अब बात ये है कि मेरे पास तो तस्वीर भी थी मोहतरमा की, मैंने इसलिए नहीं चलाई कि ये हमें ज़ेब नहीं देता ये, लेकिन बात यह है कि क्या कितनी देर तक आप करेंगे, कितनी देर तक करेंगे ये आप। लेकिन राजा साहब आप ये देखिए कि वो साबक DG स्पेशल एजुकेशन है जिनके खिलाफ ये इन्होंने किया, 20वें ग्रेड के हैं, PMC ऑफिसर हैं, जिनके साथ ये सारा कुछ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्यों ऐसा किया जाता है? इस इंसाफ नहीं है ना। मसलन अगर इनको इंसाफ मिल जाता, इन ऑफिसर्स को जिस दिन एप्लीकेशन थी उसी दिन इंक्वायरी हो जाती। सर बराबरी का पैमाना यहाँ पे है क्या? ये वो खबर आपको मालूम पड़ी है कि वो हुकूमत ने जो ऐलान किया था रिलीफ वाला, वो मिल गया लोगों को, मिल गया, वो जिसके सिंगल फेज वालों को मिल गया, 3 फेज वालों को नहीं मिला। हुकूमत ने ये डायरेक्शन भिजवाई, लेस्को कहता है कि हुकूमत की तरफ से डायरेक्शन ये थी कि आप जो है वो तमाम फेजेस के ऊपर देंगे, लेकिन हमें वजारत की तरफ से जो आती है, सेक्रेटरी साहिबान की तरफ से जो आती है, वो ये आती है कि सिंगल फेज के ऊपर दिया जाए, तो हमने तो फिर सिंगल फेज के ऊपर दिया। अब इसका मतलब कि हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी के आगे नहीं चल रही। ये कैसे हो सकता है? अगर नहीं चाह रही तो दो इस्तीफा कर जाओ, किए थे बैठे हो, नहीं चाह रही तो क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे, मुझे बताएं ना। यासर साहब आज को अब चलें, ये तो अब चल रही है ना, आपको एक लाहौर के जलसे के हवाले से खबर दूँ। जी जी, मेरी आज बात हुई है अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर साहब से। उन्होंने कहा राना जी जलसा हो ना हो लाहौर में मैदान लगेगा। मैं
ये आप क्या कह रहे हैं? कहते हैं हमारे वर्कर इतने चार्ज हैं कि हमसे संभाले नहीं जा रहे, हम हमसे भी नहीं संभाले जा रहे। और हमने भी सोचा क्या होगा, गिरफ्तारियां है ना, अब तो इतनी दफा जेल जा चुके हैं कि अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जेल भेज देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भेज दें जेल। लेकिन हमने खान की काल पे निकलना है, हमने खान की काल पे जो मर्जी हो जाए। उसने कहा कि ज़्यादा ये करेंगे कि मीनार पाकिस्तान जलसा नहीं करने देंगे। उसने कहा फिर लाहौर में हो सकता कोई 100 जगह पे जलसा हो, हर चौक में जलसा हो, हर गली मोहल्ले में जलसा हो। तो बात ये है, वैसे चार्ज हुए में ये पूरे, और अगर वाकई ऐसा हो गया तो फिर आप देखेंगे कि 21 तारीख को लाहौर का माहौल ही चेंज होगा। इजाज़तनामा मिलता देख रहे हैं? मेरे पास ये इतला ये है कि हुकूमत किसी सूरत में इजाज़त नहीं देगी। इवन के वो कहते हैं तौहीन अदालत का अगर नोटिस मिलता है तो वो भी बर्दाश्त कर लें। अच्छा, वो कौन सा पहला मिलना है? अगर इजाज़त देंगे, मुझे देखें ना, इनके पास बड़ी एक चीज़ होती है, PTI के जलसे में तो फौरी तौर पे आ जाता है कि कोई दहशतगर्दी का ख़तरा है, या ये जगह जो है ख़राब ना हो जाए, ये पार्क ना आ जाए, तो बाकी कोई और वहाँ पे जलसा करना चाहे। अब मीनार पाकिस्तान पे 2 जलसे हो चुके हैं, मौलाना सीरत कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है और ख़त्म नबूवत, वो तो होना चाहिए था जी, ये दोनों होने चाहिए थे। बल्कि सियासी जलसे तो सारे ही होने चाहिए ताकि अवाम में सियासी शऊर आए, आने वाले वक्तों में उनको मुंतखब कर सके जो वाकई इस अवाम की खिदमत कर सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे आप? हाँ, सब कैसे इजाज़त दे सकते हैं? सवाल ये बनता है नहीं, क्या इजाज़त क्यों नहीं दे सकते? इंडिया का जलसा है। नहीं सर, नहीं, किसका जलसा है? आप भी, मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों आपके अंदर किसी वक्त ना आपके अंदर भी कोई जिन सा आ जाता है जो लगता है वो कोई मुस्लिम लीग वाला जिन है। नहीं, क्यों? न्यूट्रल होकर बात करें ना आप। न्यूट्रल होकर ही बात कर रहा हूँ। नहीं, क्या क्यों? मुझे बताया क्यों ना इजाज़त दें भाई? हाँ जी, मैं बताता हूँ। ये जलसा क्या इंडिया का हो रहा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बाकायदा तौर पर एलामिया जारी किया था, हमारे शहर शहर जलसे होंगे। हाँ जी, कर दिया ना मनसूख उन्होंने। उन्होंने को हो ही नहीं, पल्ले नहीं तेला से करना मेला मेला नहीं ना, वो खुद अपने भी नहीं कर रहे, इसलिए वो कहते हैं कोई अपने उनके होते नहीं, इनको करने देते नहीं। मुझे बताया ना, वो जहां पे दिया था इस्लामाबाद जलसे की जगह, वहां पे बंदा 3 दफा पैदल चले ना तो 3 दफा पे 19 दफा गिरता है। ऐसे थी, ऐसे ज़िगज़ैग थी वो। मैं कभी कभी टीवी पे देखता था, मोटरसाइकिलिंग इस तरह ऊपर जाती वो रेसें लगती थी। वो लगता था कोयटा का इलाका, वो जहाँ पे मोटरसाइकिलों की रेसें लगती हैं, ऊपर नीचे, वो जगह दे दी थी। वहाँ पे लोग पहुँच गए। मुझे एक मुस्लिम लीगी ने कहा, उसने कहा यार मुझे समझ नहीं आती, ये एकदम ही निकल आते हैं, ये इतने हैं तहरीक इंसाफ वाले, पता नहीं लगता। लेकिन जब कुछ जलसे की काल होती है तो ऐसे निकलते हैं, ना इन्हें रोटी की परवाह होती है, ना इन्हें बिरयानी की फिक्र होती है, ना इन्हें किसी कन्वेस की फिक्र होती है, खुद ही निकल आते हैं और बच्चों समेत निकल आते हैं, डरते भी नहीं। देखिए, हर इतवार को लाहौर में एक रैली होती है, सनम जवेद भी उसमें होती है, कभी हमाद असर भी उसमें होता है, कभी कोई दूसरा होता है, चलता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप कहते इजाज़त नहीं देनी, अच्छा इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, वो इस तरह कर लेते हैं, मुस्लिम लीग नून से कहीं जलसा कर ले। वो क्यों करें यार? इतने काम की हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं सब यार, इतने काम ही नहीं है जलसों वाला, तो वो करेंगे क्या? वो आज देखे ना, वो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो आज दरख्वास्त दायर हुई है, उन्होंने कहा है जी कि नफरत अंगेज़ तकारीर करते हैं, इनका माजी ये रिकॉर्ड देख लें, माजी करीब का इस्लामाबाद का, तो ये इनको तो मना करें आप। मुझे एक बताएं, ये फूल फेंकते हैं, ये तकरीरें जो करते हैं वो फूल फेंकते हैं। बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपके अंदर का आज ना अंदर का मुस्लिम लीगी जागा हुआ यासिर साहब। मेरा मुस्लिम लीगी वो क्या में पाकिस्तान से पहले वाला तो मुस्लिम लीगी आपका जागा हुआ है, तो ये जाग रहे थे। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक ले लें, तो ब्रेक लेनी है जी। शैला भाई एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बहुत सारे लोग ये इस वक्त कयास आराइयाँ कर रहे हैं कि जब तक ये तरमीम हो नहीं जाती तब तक नंबर्स गेम के लिए जो कोशिश है वो पूरी होती रहेगी।
लेकिन ये भी बात हो रही है कि ड्राफ्ट के ऊपर भी बात होती रहेगी कि उसमें तब्दीलियां क्या हों, उसमें कंसेंसस क्या हों, और हम महंगी अगर पैदा करनी है तो उसके लिए तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का एक मेज़ पे आना ज़रूरी है। और अगर वो नहीं होंगे तो फिर ये कयास आराइयाँ जो हैं ये इसी सरगोशियों में तब्दील हो जाएंगी, और फिर इसके ऊपर गुफ्तगू कौन करेगा, नंबर गेम कैसे पूरी होगी। इसी पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। शैला रज़ा साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि हमें तो ये था कि PMLN और JUIFA ऑन बोर्ड है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेना था, लेकिन बाद में हमें ये मालूम पड़ा कि JUIFA भी ऑन बोर्ड नहीं है। जब ये चीज़ें पता थी पहले, तो फिर शहबाज शरीफ साहब के कहने पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना को मनाने क्यों गए? क्या उस वक्त तक मुसव्वदे के बारे में इल्म नहीं था? नहीं, ऐसी बात जो है वो इसको ज़रा सही से समझें, क्योंकि हुकूमत मूव कर रही थी और मौलाना के और PMLN के हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन एक कर्टेसी के लिए हमारे प्रेसिडेंट साहब भी गए थे, और हमारी नॉलेज में ये है कि मुसव्वदा जो है वो 4 दिन पहले से मौलाना के पास था, और जब रात में चेयरमैन ने उनके साथ वक्त गुजारा 4-1 घंटे, तो मुसव्वदे के तमाम पहलू पे बात हुई, और जो एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो जो उसमें तरमीमात थी, जब वो सुबह को पहुंची हैं तरमीम हो के, तो वो उस पे एतराज़ात उठे, और जब एतराज़ात उठे तो फिर ये मुमकिन नहीं था कि अगर एतराज़ात दूर नहीं है तो आप एक अहम पार्टी को जो है इस तरह से एतराज़ के बगैर पास कर लें। तो चीज़ देर से भी पास हो सकती है, चीज़ में बहुत सारी रद्दो बदल हो सकती है, बस COD के मुताबिक होनी चाहिए, कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, टाइम स्पेसिफिक नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हुकूमत भी जो है जिस पे एतराज़ है मौलाना को उस पर चेंज करे, और हमारा जो ये है कि COD के जो तरीक़ाकार था वो रूह पूरी हो और 19वीं तरमीम ख़त्म हो। हमारे लिए कोई शख्स, कोई टाइम की बहुत अहमियत नहीं है। हम ये समझते हैं कि जो भी इस मनसब पे बैठता है वो अपनी तारीख़ रकम करता है, और ये उसकी मर्ज़ी होती है कि तारीख़ में उसे किस तरह से याद रखा जाए। शैला रज़ा साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि मौलाना साहब ने आज कहा है कि मुझे तमाम की तमाम जो मसवदा है मैं उसे मुस्तरद करता हूँ, ये नाकाबिल अमल और नाकाबिल कबूल है, और ये कौम की अमानत में भी खयानत, और ये कौम की अमानत में खयानत भी है। ये उन्होंने खुद कहा है और सारे मीडिया पे उन्होंने ये बात की है। तो क्या अब मौलाना साहब ने जो कह दिया, तो हाँ जी जी आप जी हाँ, आप बात मुकम्मल कर ले। ये उन्होंने कहा है, तो आप क्या नया मसवदा बनेगा, नया आईनी मसवदा तैयार होगा, और साथ में ये भी ज़रा इसमें कर लीजिएगा कि 73 की आइन बना था उसके लिए कई माह लगे थे, और लोगों से मुशावरत की जाती थी, आम लोगों से भी पूछा जाता था, वकला से पूछा जाता था, आइनी माहिरीन से पूछा जाता था। ये कैसा आइनी तरमीम थी कि जिसका अरकान असम्बली को भी इल्म नहीं था? अच्छा, अरकान असेंबली वाली बात को मैं बाद में एड्रेस करूंगी। देखिए, हमारे लिए ये इसलिए अहम है कि COD जो है उसके सिग्नेटरी मौलाना साहब भी हैं, और बाद में बानी PTI भी उसके सिग्नेटरी हुए। तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा अहम है वो हम ये चाहते हैं कि ये तरमीम जो है, जिसको 19वीं तरमीम, जो COD के मुताबिक जिसको 19वीं तरमीम करके ख़त्म किया था PMLN ने, हम उसको रिवर्स करना चाहते हैं। सिर्फ इसमें मसला ये होगा कि फर्स्ट टाइम जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें ज़रा एक दूसरे की बात को समझना होगा, मानना होगा। और दूसरी बात हम ये चाहते हैं कि आप सब मराद देख रहे हैं जजेस की, वो पार्लियामेंट ने तय की हैं, उनकी तनख्वाहें पार्लियामेंट ने तय की हैं। अब अगर पार्लियामेंट ये समझती है कि जजेस जो हैं हाई कोर्ट के, उनके जो फैसले हैं, जो उनके केसेस की पेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जुडिशल कमीशन को
ये इख्तियार दिया जा रहा है कि वो उसको चेक करे और उसके बाद ऐसे जजेस के जिन्होंने काम नहीं किया, जिनके पेंडेंट मतलब जिनके जो है बहुत ज़्यादा केसेस हैं और वो हल नहीं हो रहे हैं, तो उनके ट्रांसफ़र का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दिया गया, जिसमें खेला जा रहा है कि हम अपनी मर्जी के जजेस के यूं कर देंगे और वो कर देंगे। सारी उम्र एक ही गवर्नमेंट नहीं रहती है, ये डेमोक्रेसी है। कल आप थे, आज कोई और है, कल कोई और होगा। तो ये एक तरीक़ा है। और जो दूसरी बात है वो यही की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 86 ममालिक में है दुनिया के, और उसमें यही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल आपको गाइडेंस देते हैं। और जो 65,000 मुकदमे पहुंच गए उसकी वजह भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस की इतनी चीज़ें पहुंच गई कि जो एक आम आदमी है वो जो है वो खड़ा हुआ है और तरस रहा है। तो ये हमने जो कुछ बातें हमने COD में रखी थी, हम वो तरीक़ाकार लाना चाहते हैं, और हमें यकीन है कि हम जब उस तरीक़े को लेकर मौलाना के पास जाएंगे तो हुकूमत को भी समझना पड़ेगा कि उसकी तरमीम में क्या जो है तब्दीलियाँ मज़ीद हो सकती हैं, मज़ीद तरमीम होंगी। और यही हम चाहते हैं, ना हमें जस्टिस मंसूर अली साहब से कोई मसला है और न किसी और शख्स से। अब रही बात उम्र की, तो ये भी दुनिया में पार्लियामेंट डिसाइड करती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 86 ममालिक में 70 साल तक जो है वो एज है चीफ जस्टिस की, और 65 तक जो है वो हाई कोर्ट की भी है। और अमेरिका में तो ताहयात जो है वो जब तक जिंदा है वो चीफ जस्टिस रहेगा, अगर चीफ जस्टिस के ओहदे पे पहुंच गया। तो ये कोई इतनी बात नहीं थी जिसको इस तरह से इस पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि मुशर्रफ दौर के अंदर जब उम्र की हद 62 से बढ़ा के 68 की गई थी तो हमने बीच में रुकावट डाल के 65 करवाई थी, और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 65 पे भी एतराज़ था। अभी कल की बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मंसूब बयान ये चल रहा था, हमने तो उम्र की हद घटाने की बात की है ताकि नए लोगों को मौका दिया जा सके। तो मौलाना के मुताबिक 65 से ज़्यादा उम्र बढ़ाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने स्टैंड से पीछे कैसे हटेगी? अच्छा, कल अगर आपने चेयरमैन का इंटरव्यू देखा हो तो उन्होंने कहा कि हमें उम्र की जो हद है उस पर मुझे इतना वो नहीं है, हम उसको कम भी कर सकते हैं, 65 ही रह सकते हैं। हम सिर्फ तरीक़ाकार जो है जजेस का उसको सही करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाना चाहते हैं और ये तरीक़ा करना चाहते हैं। देखिए, लचक रख के आप आगे बढ़ते हैं तो बात होती है। और मैं ये समझती हूँ कि आइन हमारे घर से चला है और हमने ही 18वीं तरमीम की है, और जब भी किसी के आगे हाथ, जब भी आइन किसी के हाथ लगा है उसने आइन बिगाड़ा है। तो ये कोई इतनी बात नहीं है और इस पे कोई इस तरह की बात का मसला नहीं है। सिर्फ जो है वो यही है कि अब कंसल्टेंसी जो है वो प्रेसिडेंट से होगी, तो जरदारी साहब भी ज़रूरी तो नहीं है कि नेक्स्ट टर्म में प्रेसिडेंट हो। अच्छा, एक बात तो सोचना चाहिए, हर चीज को पर्सन स्पेसिफिक कर देना ये पीटीआई के बड़े जमरे में आता है। जब वो खुद थे तो उन्होंने आने वाले चीफ जस्टिस पर रेफरेंस खोल दिया था। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम आया तो उन्होंने FIA से जाके उनकी फैमिली के जो है सारे फॉरेन कंट्रीज का रिकॉर्ड निकलवा के किसी एक और कंट्री को ये भेजा कि देखेंगे कौन लोग हैं। तो ये इस वक्त भी वो पर्सन स्पेसिफिक करके टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा टारगेट करते हैं। तो आप समझते हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो PTI के हत्थे चढ़ गए हैं या PTI की जुबान बोल रहे हैं? मैं मौलाना साहब का बहुत एहतराम करती हूँ। मेरी घरेलू तरबियत और मेरी पार्टी की तरबियत में ये नहीं है कि किसी को मुख्तलिफ अलक़ाब से पुकारा जाए, और अगर कभी मैंने किसी के साथ किया भी हो तो मैं उस पर भी शर्मिंदा होंगी। तो मैं ये समझती हूँ कि मौलाना साहब जो हैं अगर किसी चीज़ पे कन्विंस्ड कहीं और से हो गए हैं तो हम भी उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, और इस तरह नहीं हो सकता कि किसी को कन्विंस किए बगैर खामखा हम एक गिनती पूरी करके किसी तरीके से ये आईनी तरमीम कर लें। ये आईनी तरमीम है। अच्छा, शैला रज़ा साहिबा, आपने कहा कि केसेस दूसरे पड़े हुए हैं, तो ये आईनी केसेस जो उनके पास जाना शुरू हो गए हैं तो इसकी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा लगी है केसेस की। लेकिन अगर इसको देखा जाए, आपने कहा जी COD में हम तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करना चाहते हैं। ये मामला पॉलिटिकल अनरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने पर हुआ कि एतमाद जो है वो तमाम जमातों का नहीं रह सका, एक दूसरे से इख्तलाफ हुए तो हर कोई अब जाके उठ के सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है।
इसके मुकाबले में, आईनी अदालत के मुकाबले में तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अगर एक मेज पे आ जाएं तो आपको लगता है कि आईनी अदालत की जरूरत रहेगी? देखिए, जब 18वीं तरमीम की थी तो वो जमातें जो कि पार्लियामेंट में भी नहीं है उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया और 126 के साथ हम हुकूमत में मौजूद थे, हमारे पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी। तो इस सूरत हाल ये है कि मैं ये समझती हूँ कि हम तो ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को मकबूल जमात कहने वाले, अपने आप को सब कहने वाले अगर ये शर्त लगाएंगे कि पहले कायद को रिलीज किया जाए, पहले हमारे मैंडेट को वापस किया जाए, तो ये काम जी अदालत ने करना है। आपको माशाल्लाह अदालत से रिलीफ मिल रहा है। आप अमेंडमेंट के भी पीछे पड़ गए थे नैब के, लेकिन जब आप के खिलाफ फैसला आया तो आपको फायदा हुआ। आपकी कोई पर्सनल हम शराइत अगर रख के बात की जाएगी तो फिर बात नहीं हो सकेगी, शराइत के बगैर बात हो सकती है। शैला रजा साहब का खिताब चाहता हूँ, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। नाज़रीन, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।